मार्को मूवी में स्टोरी गया भाड़ में, लॉजिक गया भाड़ में, सिर्फ वायलेंस के ऊपर ही फोकस किया है। अगर आप सोच रहे हो तो भाई नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ मतलब इसमें भी कुछ ऐसे सीन है जहाँ मार्को का पूरा फैमिली मरा पड़ा है, लेकिन मार्को भाई साहब हेयर कट कर रहे हैं, नहा रहे हैं, परफ्यूम लगा रहे हैं और फैमिली को साइड में रख के विलन से बदला लेने जा रहे हैं। जरूर ये सारी सीन देखकर आपने भी एक बार सोचा होगा कि ये क्या चल रहा है, पर उसके पीछे भी एक कारण है और वो क्या क्यों सब आगे बात करेंगे। लेकिन पहले चलो इसका कुछ हिडन डिटेल्स के ऊपर नजर डालते हैं, उसके बाद हम इस पर आएंगे। You are dealing with the wrong person. ओके तो पहले इसका टाइटल इंट्रो। बहुत से लोग इसे ध्यान नहीं दिए होंगे, लेकिन इसके अंदर भाई बहुत कुछ छुपा हुआ है। आप पहले इस इंट्रो की छोटी सी स्टोरी को देखो। इसका फर्स्ट शॉट में ही हमें एक टेबल दिखाया जाता है जिसमें कि बहुत सारा सोना है। उस टेबल के पीछे एक चेयर और चेयर के पीछे एक लायन की सिंबल जो उस बिजनेस चलाने वाला को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसके बाद हमें एक कार दिखाया जाता है जिसमें कि वही लायन सिंबल है और उसका रिंग में भी, मतलब ये वही बिजनेसमैन है जो सोने के ब्रीफकेस लिए किसी के पास आया है। जिसके पास आया है उसका नाम साइमन है और वो बिजनेसमैन साइमन को इस ब्रीफकेस को कहीं पहुंचाने को बोलता है। तो वो अपना फैमिली के साथ रात को ही उसे लेकर निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उन्हें कोई एक लूटने आता है जिसे कि एक स्नेक की तरह दिखाया गया है। फिर जब वो आस्तीन का सांप साइमन के ऊपर अटैक करता है तो ये टेलीफोन और लायन की शॉट को दिखाया जाता है जो बताने के लिए था कि फोन के जरिए उस बिजनेसमैन को इसका खबर मिल चुका है। तो उसके बाद ही आगे हम वहाँ उस बिजनेसमैन को आते हुए देख सकते हैं और वो आते ही देखता है कि उसने जो सोना भेजा था वो अभी भी वहीं पड़ा है और जितने भी लोग उसे लूटने आए थे उनके साथ इनका भी सारे लोग मर चुके हैं। तो इसका सिंबोलिज्म में वो स्नेक को जो इनका रास्ता रोक लिया था उसे भी मरते हुए दिखाया गया है। और वो स्नेक कैसे मरा है अगर आप ध्यान दोगे तो उसे एक पट्टा से चोट पहुंचते हुए दिखाया गया है। तो वो बिजनेसमैन जब ये सब किसने किया है बोल के आगे देखता है तो पहले हमें एक कुत्ता को दिखाया जाता है, फिर ये बच्चा को। मतलब वो स्नेक को मारने वाला कुत्ता का पट्टा किसे रिप्रेजेंट कर रहा था समझ गए ना, इस बच्चा को। और क्योंकि इसका सोना को बचाते हुए इस बच्चा का फैमिली भी उस अटैक में मारे गए तो इस बच्चा को अडॉप्ट करते हुए और सोना लेकर जाते हुए हम वो बिजनेसमैन को देख सकते हैं। और ये पूरा कहानी किसका है ये तो अभी शायद आप समझ चुके होंगे। वो बिजनेसमैन जिसे कि एक लायन के जैसे दिखाया गया है वो जॉर्ज का पापा पीटर थे। उन्होंने मार्को का पापा को एक काम दिया था, लेकिन उनके ऊपर अटैक हुआ तो वहाँ सबके सब मारे गए। लेकिन जैसे तैसे करके मार्को उनका सोना को दुश्मनों से बचा लिया, तो इसीलिए जॉर्ज का पापा मार्को को ले आए और इसका ये साहस देखकर वो उनका पापा लॉर्ड मार्को का नाम इसे दे दिए, मार्को या कहे जूनियर मार्को बोल के। मतलब इन्हें लायन तो मार्को को इसमें मेटाफोरिकली एक कुत्ते के जैसे दिखाया गया है जो बहुत वफादार है, इसीलिए मार्को का एंट्री भी एक कुत्ते के साथ होता है। और अब क्योंकि मार्को से पीटर का मुलाकात इस गोल्ड के चक्कर में होता है तो देखना जब इनका फैमिली ट्री दिखाया जाता है तो लॉर्ड मार्को का खून पीटर नाम पर आता है और पीटर से खून उसका तीनों बच्चे जॉर्ज, एनसी और विक्टर पे आता है, लेकिन उसका चौथा बच्चे पे नहीं आता और ना ही वहाँ कोई नाम होता है क्योंकि ये तीनों तो पीटर का सगा खून होते हैं, इसीलिए खून का रिश्ता दिखाने के लिए खून आता है। पर मार्को से मुलाकात गोल्ड के चक्कर में हुआ था तो उसका नेम बॉक्स पर खून नहीं सोना आते हुए दिखाया जाता है, वो भी सीधा लॉर्ड मार्को का नाम पिघलकर, जो दर्शा रहा था कि पीटर अब इस बच्चे का नाम उसका पापा के नाम पर रख रहे हैं, मार्को। अच्छा जॉर्ज का वो डायलॉग आपको याद है, हमारे फैमिली बिजनेस में दूसरी बार ऐसा हुआ है, लेकिन पहली बार कब हुआ था ये नहीं बताया। तो पहली बार शायद यही था क्योंकि अब की बार वही सब रिपीट होते हुए दिख रहा है जो सबकी पहले हुआ था। पहले जॉर्ज का पापा पीटर को लायन के जैसे दिखाया गया था, तो अब मेटाफोरिकली जॉर्ज को लायन के जैसे दिखाया जा रहा है। जॉर्ज को भी देखना एक लायन रिंग पहनते हुए दिखाया जाता है और ये शॉट जॉर्ज का इंट्रो पर ही आता है और जॉर्ज के पीछे भी कई बार हमें उस लायन को दिखाया गया है जैसे कि उस इंट्रो में दिखाया था। फिर पीटर का दुश्मन को जैसे एक सांप के जैसे दिखाया गया था, टोनी की रिंग में देखना हमें एक सांप देखने मिल जाता है जो सांप के उस इंट्रो की तरह मुंह फाड़ के है, जिस मुंह पर की टोनी सिगरेट रख के पीता है। बाकी मार्को तो पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी है ही। बाकी अगर बच्चा अडॉप्ट करने की देखा जाए तो पास्ट में जैसे पीटर मार्को को अडॉप्ट किया था, अब वैसे ही मार्को विक्टर का बेटा को ले जाते हुए दिख जाता है। तो हिस्ट्री रिपीट हो रहा है ना भाई। अच्छा उस टाइटल इंट्रो में हमें एक स्कल का रिंग भी देखने मिला था, उसका पास्ट से कोई कनेक्शन है कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन वैसा ही स्कल वाला रिंग हमें साइरस के हाथ में भी देखने मिल जाता है। नेक्स्ट हमने नोटिस किया इसमें कहानी में टर्निंग पॉइंट लाने वाले कैरेक्टर को भी थोड़ा सिमिलर दिखाया गया है। जैसे मार्को टोनी के पूरा फैमिली को ही खत्म कर देता है और साइरस मार्को का पूरा फैमिली को खत्म कर देता है। मतलब ये दोनों इन दोनों फैमिली का एक एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थे, तो इन दोनों में देखना एक सिमिलरिटीज है। ये जिसके लिए
इस लड़ाई लड़ते हैं वो उनका खुद का खून नहीं होते। मार्को को पीटर ने अडॉप्ट किया था और साइरस को टोनी ने अडॉप्ट किया था। मतलब भाई क्या ऐसा हो सकता है कि वो जो पहले की अटैक में जैसे मार्को का फैमिली मारे गए वैसे साइरस का पापा भी मारे गए हो, जिसके बाद के पीटर के जैसे टोनी भी साइरस को अडॉप्ट किया हो, ऐसा हो सकता है। और साइरस का ये स्कल वाला रिंग उसका पापा का भी हो सकता है जो स्नैक वाली टीम के साथ मिलकर उन्हें लूटने गया हो। खैर उसका तो पता नहीं, लेकिन इनका एडॉप्ट स्टोरी सिमिलर है। और आगे जिनके वजह से ये सारी कांड हुआ, जॉर्ज के फैमिली से विक्टर और टोनी की फैमिली से रसल को देखा जाए तो इनमें भी एक सिमिलरिटी देखने मिल जाता है। लेकिन इनका मैटर थोड़ा अपोजिट है। जैसा कि ये इन्वर्टेड कार नंबर देवराज जॉर्ज पे अटैक किया और हॉस्पिटल के बाहर था तो उसका कार पे हम 6666 नंबर देख सकते हैं। और मार्को ने जब देवराज को पकड़कर उसका बदला लिया तो बाहर हम तब मार्को का कार नंबर पे देख सकते हैं 9999 दिख रहा है। और 6 के साथ 9 का रिपीटेशन मीनिंग क्या होता है आप यहाँ देख सकते हो। तो ऐसे ही विक्टर अंधा है पर बॉडी की महक से भी ये लोगों को पहचान लेता है। विक्टर का ये एक टैलेंट है, इसीलिए वो अपना टैलेंट का यूज करके देखना परफ्यूम बना रहा होता है। परफ्यूम एक ऐसा चीज जो शरीर के महक को संतुलित करता है और चारों तरफ भी एक मनमोहक खुशबू बिखेरता है। लेकिन वहीं अगर रसल की देखा जाए तो भाई वो एक केमिस्ट है, लेकिन वो अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल नहीं गलत इस्तेमाल करता है। जैसे कि ड्रग्स बनाकर बेचना, जिस वजह से तारिक का भाई वसीम मारा गया। और केमिकल से एसिड जैसा चीज जो इंसान की बॉडी के लिए जरा भी अच्छा नहीं होता, उल्टा इंसान के शरीर को बर्बाद कर देता है। यानी विक्टर जो काम करता है उससे शरीर की वैल्यू बढ़ता है और रसल के काम से शरीर की वैल्यू घटता है। शायद इसीलिए विक्टर की नाम जहाँ खत्म होता है वहाँ से रसल शुरू होता है, क्योंकि वो ठीक उसका उल्टा जा रहा है। पर आप सबको पता है अगर विक्टर ना मरता या रसल उसे ना मारता तो ना तो मार्को वापस आता और ना ही साइरस। लेकिन इन्होंने कांड किए और वो दोनों वापस आए तो क्या हुआ हम सब देख चुके हैं। तो ये दोनों कांड करने वाले और कांड का अंजाम देने वालों का सिमिलरिटी इंटरेस्टिंग था ना। नेक्स्ट मार्को जाने के बाद विक्टर जब भी बाहर के लोगों के साथ होता था या अकेला बाहर जाता था देखना हमेशा वो अपने साथ एक स्टिक ले जाता था। पर जब भी वो अपने घर में होता था देखना उसके पास कभी भी वो स्टिक को नहीं दिखाया। अब ये सीन में देख लो, ये सीन में देख लो और ये सीन में भी, क्योंकि अपने ही घर में उसे छड़ी की जरूरत नहीं थी। जैसा कि जॉर्ज बोलता है विक्टर भी इस घर के कोने कोने तक जा सकता है, वो भी बिना छड़ी के। साथ ही आप विक्टर को बाहर भी देखोगे तो जब भी वो मार्को या अपने गर्लफ्रेंड जैसे किसी करीबी के साथ होता है तब भी विक्टर के पास उसका स्टिक को नहीं दिखाया है, जो दर्शा रहा था कि विक्टर इन दोनों पर कितना भरोसा करता है। वो जानता है कि एक सेकंड के लिए भी वो इसे अकेला नहीं छोड़ेंगे, तो उस स्टिक की क्या जरूरत। और अब ध्यान दोगे तो तारिक के घर से विक्टर किडनैप होते टाइम वहाँ वो उसका छड़ी गिरा दिया था, जिसे कि आगे मार्को यहाँ पूछताछ करने आते टाइम दिखाया गया था। नेक्स्ट अनवर जो मार्को वापस आने के बाद उसके साथ हमेशा रहता था। विक्टर के बारे में जानने के लिए जब वो ये फाइट क्लब में आती है तो मार्को को रोकने पर देखना ये एक बंदा को लेफ्ट हैंड से मारता है, तो यहाँ देवराज बोलता है लेफ्ट हैंड। तो इंटरवल फाइट में देखना रसल अनवर का लेफ्ट हैंड ही काटता है। ठीक ऐसा ही डिटेलिंग आगे एक और भी था। विक्टर को एसिड से जलाने के बाद जब रसल अनवर का हाथ भी काटा तो मार्को भी देखना टोनी का पहले हाथ काट कर भेजा, फिर उसका सर के ऊपर एसिड भी रखा था। विक्टर का जैसे इन्हें बॉडी नहीं मिला वैसा भी वो कुछ प्लान बनाया था, पर देवराज के केस में तो हो गया लेकिन टोनी का थोड़ा बॉडी बच गया, नहीं तो बाकी पार्ट्स का टुकड़े टुकड़े हो गया, आपने देखा होगा। नेक्स्ट एक छोटा सा डिटेल्स, अगर आपने टोनी के होम इंटीरियर डिजाइन पर ध्यान दिया होगा तो देखना वहाँ भी हमें गोल्डन कलर का डिजाइन देखने मिल जाता है, जो इंडिकेट कर रहा था कि सबसे ज्यादा उसे किस में इंटरेस्ट है। नेक्स्ट कैब्रल गोल्ड, जिसे कि पहले हम टोनी का होगा समझ रहे थे, वो शायद जॉर्ज का था, क्योंकि विक्टर के बच्चे के बदले वो लोग इसे भी मांग रहे थे। हम इस सीन में देख सकते हैं डायलॉग में कुछ और है, इसलिए सबटाइटल में देख लो। इसीलिए ये सिंबल हमें इनका मीटिंग के जगह देखने मिल जाता है, उसके आउटसाइड देखने मिल जाता है, और मार्को जिस ब्रीफकेस में टोनी का हाथ भेजता है उसमें भी हम ये कवरल का सिंबल देख सकते हैं। लेकिन इन्हीं के साथ साथ पोस्ट क्रेडिट सीन में जो लोग विक्टर का बेटा को उठाने आती है उनका कार में भी आप ध्यान से देखो ये सिंबल दिख जाता है। तो भाई इसका क्या मीनिंग हुआ? हमें जितना लगता है इस कवरल गोल्ड का बिजनेस को सिर्फ जॉर्ज ही नहीं दो और पार्टनर मिलकर भी चला रहे होंगे, जिनमें से दूसरा ये टोनी का फैमिली होगा और तीसरा ये जो अभी विक्टर का बेटा को उठाने आया है। शायद इसीलिए इस लोगो में हमें ट्रायंगल देखने मिल रहा है, नहीं तो मांगने पर तो जॉर्ज उन्हें ये सब नहीं दिया था भाई, तो फिर उनके पास ये सिंबल कहाँ से आया? फिर भी ये लोग विरासत में मिला हुआ कवरल गोल्ड बोल रहे हैं तो थोड़ा डाउट भी है, क्या पता यहाँ एनिमल जैसा भी कुछ सीन हो। आपको इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट इस पोस्ट क्रेडिट सीन में एक और इंटरेस्टिंग डिटेल्स था जिसे लेकर हम श्योर है कि अपने से बहुत से लोग इस डिटेल्स को मिस कर दिए होंगे। विक्टर स्टार्टिंग से परफ्यूम बना रहा था, हम पहले से इसके बारे में बात कर चुके हैं, इसीलिए वो मार्को के लिए अलग से भी एक स्पेशल परफ्यूम बनाता है और उसे अपने जीएफ के हाथों गिफ्ट करता है। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा तो वो जहाँ परफ्यूम बनाता है या बाहर जहाँ भी जाता है उसके पास फूल हमें कई बार दिखाया जाता है, क्योंकि वो उसी से भी परफ्यूम बनाता है ना भाई। तो जैसे पीटर का लायन रिंग को जॉर्ज के हाथों दिखाया, पास्ट के वो दुश्मन सांप वाले सिंबल को टोनी के रिंग में दिखाया, और साइरस का
भी हो ना हो, वैसे विक्टर का ये पैशन को भी उसका बेटे के अंदर हमें दिखाया जाता है। वो भी विक्टर के जैसे हाथ में एक फूल लिए हमें दिख जाता है। चलो अब अगर हम इसका इलॉजिकल सीन पे आए तो कुछ लोगों का कहना है इस मूवी का लॉजिक से बस उतना ही लेना देना है जितना कि एक मछली का डेजर्ट से, भाईजान की शादी से और रोहित शेट्टी का ग्रेविटी से। वैसे तो टोनी का ये बेवकूफी, रसल को जिंदा छोड़ने की गलती जैसे बहुत से सीक्वेंस के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिसके ऊपर चर्चा हो रहा है वो ये था कि भाई सिर्फ एक आदमी को बचाने के लिए पूरी फैमिली को मुसीबत में डाल दिया, और जो हो गया सो हो गया तो ठीक है, लेकिन इनके फैमिली के ऊपर खतरा है जानते हुए भी सिक्योरिटी के लिए एक आदमी को नहीं बुलाया। वायलेंस दिखाने के लिए इसमें इनोसेंट पीपल को मरते हुए दिखाया, बच्चों का सहारा लिया, और उनके मरने के बाद मार्को बारात में जा रहा था क्या, जब वो बाल काट कर नहा धोकर परफ्यूम वगैरह लगा के दुश्मन से लड़ने जा रहा था। इन सारी बातों के ऊपर पॉइंट आउट करके इसके अंदर लॉजिक ढूंढा जा रहा था। तो भाई वैसे हम वायलेंस को अच्छा नहीं बोल रहे हैं, पर पहले तो ये एक मूवी था, दूसरी बात ये एक ए रेटेड मूवी था, और तीसरी में ये कोई हीरो के ऊपर नहीं एक विलन के ऊपर मूवी था। जी हाँ, मार्को कोई एंटी हीरो भी नहीं, एक विलन है। ये बात मेकर्स पहले से ही बोलते आ रहे हैं कि वो एक विलन का स्पिन ऑफ के ऊपर मूवी बना रहे हैं, जैसे कि अभी आगे रोलेक्स का स्पिन ऑफ के ऊपर लोकेश कनगराज मूवी बनाएंगे। तो ऐसे कैरेक्टर की एंडिंग सही नहीं होती, आखिर में उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता ही है। और अब पूरा विलन छोड़ो, थोड़ा ग्रे सेट्स की देखे तो भी अग्निपथ, रईस और केजीएफ की एंडिंग में क्या होता है, हीरो मारा जाता है ना। अगर ऐसी फिल्मों में हीरो बिना किसी प्रॉब्लम के बच जाए तो ऑडियंस में ये एक गलत मैसेज जा सकता है कि क्राइम इज कूल, जो सोसाइटी के लिए डेंजरस हो सकता है। इसलिए ऐसे फिल्मों की एंडिंग में मेकर्स ऐसा करते हैं। अब आपने इसका कुछ डायलॉग को भी नोटिस किया होगा, कोई माइकल लाल मेरे घर में घुसने की हिम्मत भी नहीं करेगा, मारना तो दूर की बात है। और इससे पहले मार्को भी बोला था कि अगर तुम्हें डर है कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो सकता है, आई कैन अश्योर यू वन थिंग, जब तक यहाँ हूँ कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। पर इसे ऐसे ही नहीं जानबूझकर डाला गया था। लेकिन क्या ये लोग अपना फैमिली को बचा पाए? बिल्कुल नहीं। तो मेकर्स यहाँ साफ और सिंपल तरीके से यही बता रहे हैं कि जो कोई भी इस राह पर चल रहा है या ऐसे पैसे कमाकर एक ऐसी लाइफ जी रहा है, उसका एंडिंग कभी सही नहीं होता, और आखिर में वो अपना परिवार को भी जिंदा देख नहीं पाता। क्या कहे, जो कोई भी ऐसा काम करता है उसका हर जाना उसका परिवार को भरना पड़ता है, और जो लोग उनके ऊपर भरोसा करते हैं, देख लो भाई, मरने के बाद भी वो पहले उन्हें नहीं देखते हैं। परफ्यूम लगा के बारात में निकलने जैसे पहले बदला लेते हैं, उसके बाद जाके अंतिम संस्कार। हम बोल रहे थे ना, ये एक विलन की मूवी है भाई, तो इनके अंदर हीरो जैसे संस्कार ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। एक विलन है तो वो एक विलन के जैसे ही बर्ताव करेगा। पर कुछ लोग ये समझ नहीं रहे और बोल रहे हैं फैमिली को ना बचा पाया और बदला ले लिया तो क्या हो गया। हाँ, पर अब टोनी का फुद्दू सा सेटअप और रसल को जिंदा छोड़ने की गलती निकाल सकते हो, लेकिन वो भी एक क्रिएटिव चॉइस था। उनको यहाँ एक बैडास फाइट दिखाना था, और रसल को जिंदा नहीं छोड़ते तो वो साइरस को कैसे बुलाता। तो हाँ, देखा जाए तो कुछ कमी निकाल सकते हो, लेकिन पूरा मूवी को इलॉजिकल नहीं बोल सकते। ये भी अपने जॉनरा के हिसाब से सही है भाई, पर अगर गलत ऑडियंस ने देखने के लिए इस मूवी को चुना तो उसके लिए ये मूवी गलत हो सकता है। सबका अपना अपना पसंद होता है भाई, इसमें कोई नहीं बोल सकता। खैर चलो, अब आप बताओ आपको इसके बारे में क्या कहना है। आपको ये मूवी अच्छा लगा, बुरा लगा? क्या आपने इसके अंदर इन सारी डिटेल्स को नोटिस किया था? इसे लेकर जो भी आपका विचार हो कमेंट करके हमें जल्दी बताओ। और भाई अब हम इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहे हैं, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।